स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज ये लेसन टेंसेस पर शुरू करने जा रहा हूँ, जो 10वीं 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही सही है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले वो बच्चे जो इंग्लिश में टेंसेस में पुअर हैं, जिनको बाद में एक्टिवाइज पैसिवाइज नरेशन वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैं इस पर अपने वीडियो आज से शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं टेंसेस एक्टिवाइज पैसिवाइज और सारी ग्रामर आपके सामने रखूंगा। तो ये धीरे धीरे लेसन आपके सामने आएंगे। आप इसका इंतज़ार करते हुए, अगले लेसन की का इंतज़ार करते हुए इसको आगे देख सकेंगे। और सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जितने भी हैं, जो भी वीडियोज़ के लिंक्स हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज का मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम टेंसेस पे आते हैं। टेंसेस क्या होते हैं, देखिए मैं साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको करवाऊंगा। इंग्लिश वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी वालों को तो होगी ही नहीं, इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है टेंसेस। और टेंसेस जो हैं वो कितने होते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेंसेस 3 होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यत काल। यानी जो वर्तमान में हो रहा है, जो पहले घट चुका है, और फ्यूचर जो होगा। तो इस तरह से टेंसेज यानी काल केवल 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, सबसे पहले मैं इनको एक एक टेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि टेंस 3 होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के यानी प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपके सामने है, देखिए प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो ता है, ते है इत्यादि होते हैं। इसमें आईएनजी यानी कंटिन्यू हो रहा है होता है, और प्रेजेंट में हो चुका है वो होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है ये इतने साल से, यानी समय मेंशन होता है, ये इतने साल से हो रहा है, वह 10 दिन से यहां पढ़ा रहा है। ऐसे वाक्य ये सभी प्रेजेंट के होते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं, देखिए स्टूडेंट, दूसरा हमारा है पास्ट टेंस। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो पास्ट टेंस के प्रकार देखिए, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी इसमें होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, गया था, ये इसमें होते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये इतने साल से हो रहा है, हो रहा था हो जाएगा इसमें। पिछले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतने साल से हो रहा है, इतने दिन से हो रहा है, ये इतने दिन से हो रहा था, तो पास्ट में चला जाएगा। तो पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर टेंस भी 4 होते हैं। काल 3 होते हैं मैंने बताया, और हर काल के 4 प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे टेंसेज जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इनको करेंगे कैसे, इस बात पे हमारा सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है कि हमें इसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। मैंने इनको रखा है, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में आपके सामने। अब इसके अंदर आप देखते हैं, तो पहले मैंने रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर मैं दूसरा आपको करवाऊंगा प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा मैं आपको करवाऊंगा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर आएंगे हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस हम करेंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हम करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर मैं इस सीक्वेंस में आपको ये करवाता हूं तो आप प्रेजेंट प्रेजेंट पे ही फंस जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस रेंज में करवाता हूं तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होता है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फिर कंटिन्यूअस पे आते हैं, रहा है, रहे हैं, रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस याद भी अच्छी तरह से होगा। यानी अगर प्रेजेंट के चारों चारों जो
सेंटेंस हैं उनको हम अच्छी तरह से देख लें, यानी इन सभी प्रकारों को अच्छी तरह से देख लें, तो पास्ट और फ्यूचर उनके नाम आगे जोड़ दीजिए, वो हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले करेंगे, दोबारा नंबर पास्ट का होगा, तिबारा जो है वो फ्यूचर का होगा। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, मैं इसकी पहचान सबसे पहले आपको करवाना चाहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे मस्त चीज होती है ये। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, यानी ये थोड़ा सा हमें फंसाने वाला टेंस लगता है, क्योंकि इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं जो दूसरे टेंसेज में नहीं है, दूसरे कालों में नहीं है। देखिए, इस काल में वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं इत्यादि का प्रयोग होता है। कैसे? मैं काम करता हूं, वे काम करती है, वह काम करती है, वे काम करते हैं, मैं काम करता हूं, वह जाता है। तो देखिए, इस तरह से ता है, ते है, ती है, ता हूं इत्यादि इस काल में वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। अब इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे आप तो हिंदी में करवाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आगे नोट में क्लियर लिखा है, नोट यानी जो जरूरी बात है, एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको आप सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं, के साधारण यानी सिंपल वाक्यों में, सिंपल और असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे हम कहते हैं भाई 2 और 2 4 होते हैं। हम कहते हैं चांद आकाश में चमकता है, चांद रात को चमकता है। हम कहते हैं सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो ये असरेटिव बातें हैं जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सच्ची बात है, तो उसको हम असरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। ये एस या ई एस ही एक मेन फंडा है इस सेंटेंस का, इस टेंस का, क्योंकि ये बात स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती। देखिए, इसका मतलब होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी जैसे हम कहते हैं वह लड़की या लड़का, वह के साधारण सिंपल असरेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें ना और क्या नहीं हो। यानी जैसे मैं कहता हूं मैं काम करता हूं, तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन मैं कहता हूं क्या मैं काम करता हूं, तो ये तो इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं काम नहीं करता हूं, तो वो नेगेटिव हो गया। तो सिंपल वाक्य है मैं काम करता हूं, इसमें क्या नहीं का कोई भी फंडा नहीं है, ये सिंपल वाक्य है। लेकिन मैं कहता हूं कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये असरेटिव सेंटेंस है। तो आपको याद रखना है, जब वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट में हो, देखिए फिर बताता हूं मैं, सिंगुलर में वाक्य हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एस या ईएस अवश्य लगते हैं। और अगर इसके अलावा कोई भी वाक्य है, क्या वाला वाक्य है, क्या नहीं वाला वाक्य है, या नहीं नेगेटिव वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्य है, सिंपल नहीं है, सिर्फ सिंपल में एस या ईएस लगेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। याद रहे कि कभी भी क्या और नहीं, यानी जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य है उनमें आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। अब उसके बाद में आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, यानी जो मेन क्रिया यानी चीफ वर्ब जो होती है उसकी वाक्य को बनाने में मदद करे। तो देखिए, यहां पर सहायक क्रिया जो है वो डू और डज का प्रयोग होता है। और मैं आपको साथ में ये बता देता हूं कि डू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन के साथ प्रयोग होता है, और डज जो है वो सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। डू जो है वो आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, जबकि डज जो है ही सी इट एक वचन नाम सिंगुलर नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग होता है। हमेशा इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं आगे। देखिए, आगे मैंने क्लियर लिखा हुआ है सब कुछ आपके सामने। डू इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स एज आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन और सब्जेक्ट्स, यानी प्लूरल नाउन जैसे हम कहते हैं वे लड़के लड़कियां, प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे गर्ल्स बॉयज, दे कंट्रीज देश, काफी देश एक्सेट्रा। इसी तरह से डू का प्रयोग होता है। और डज का मैं आपको बता भी चुका हूं, डज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन। देखिए, सब्जेक्ट्स एज ही सी इट एंड विद सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स एज सीता मोहन। देखिए, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। देहली, ये इसके लिए डज का प्रयोग होता है। हमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स, आगे हमें प्रैक्टिस में काम आएगा। नोट, यहां पर नोट दिया है, वी यूज ऑलवेज, हम हमेशा यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, यानी इस टेंस में हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वो एक अलग बात है कि साधारण वाक्य हो, असरेटिव सेंटेंस है, एक वचन का, सिर्फ सिंगुलर का,
ये भी आपको याद रखना, सिंगुलर का अगर साधारण सिंपल वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस को हम यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है वी यूज डू एंड डज बिफोर सब्जेक्ट्स इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब वाक्य क्या वाला हो, अगर मैं कहता हूं क्या वे खेलते हैं, तो हम कर देंगे डू दे, यानी सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, दे, और उससे पहले डू लगा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या वे हो गया, क्या वे खेलते हैं। तो हम डू और डज का, यानी प्लूरल के वाक्यों में क्या वाले अगर वाक्य होते हैं तो डू दे कर देंगे, और सिंगुलर के ही सी इट वाले होते हैं तो उसमें डज सी, डज इट। तो इस टाइप से हम वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सीता, उसके बाद में देखिए सीता, अब देखिए कहता है सीता स्कूल जाती है, सीता, सीता गोज, क्योंकि सीता स्कूल जाती है साधारण वाक्य है, सिंगुलर का, एक वचन का साधारण वाक्य, इसलिए सीता गोज, आगे टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सीता स्कूल नहीं जाती, अब नेगेटिव बना दिया, सीता स्कूल नहीं जाती, तो आपको याद रखना है ये एक वचन का वाक्य है नेगेटिव, और एक वचन में डज नॉट का प्रयोग होता है, नहीं जाती। तो देखिए मैंने बताया था डू का प्रयोग प्लूरल के लिए और डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, तो हम कहेंगे सीता स्कूल नहीं जाती। आगे चलते हैं, देखिए तो क्या आया, सीता, अब देखिए स्कूल नहीं जाती तो क्या लगेगा, सिंगुलर है, डज नॉट, सीता डज नॉट गो, सीता डज नॉट गो टू स्कूल, तो आगे आ गया सीता डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए तो इस टाइप से जब हमने नेगेटिव वाक्य को लिया, तो देखिए स्टूडेंट्स नेगेटिव वाक्य में गो के साथ ईएस का प्रयोग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये सिंपल वाक्य नहीं है, नोट वाला वाक्य है, नेगेटिव है, इसलिए इसमें ईएस का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या सीता स्कूल जाती है, तीसरा वाक्य, पहला था सीता स्कूल जाती है, दूसरा था सीता स्कूल नहीं जाती, अब सीता, क्या सीता स्कूल जाती है, अब सीता के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा था, डज, तो डज आगे आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अब डज आगे आ जाएगा, डज सीता, डज सीता, देखिए गो टू स्कूल, क्या सीता स्कूल जाती है, डज सीता गो टू स्कूल, देखिए आपके सामने है, इसमें भी यहां गोज नहीं लगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य नहीं है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखना है। अगला अगला आ गया चौथा पर्सन, वही क्या सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल नहीं जाती, क्या सीता स्कूल जाती है, क्या सीता स्कूल नहीं जाती। तो इसमें क्या भी है, ये देखिए इसमें क्या भी है और इसमें नहीं भी है, दोनों हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपको याद है कि हमने क्या में सीता के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब उठाया था, डज, तो हम क्या उठाएंगे, डज सीता, देखिए डज सीता नॉट। हमेशा ये याद रखें कि जब क्या और नहीं दोनों वाला वाक्य हो, डज नॉट दोनों हो और क्या वाला वाक्य बन जाए, तो वहां पर आपको याद रखना है कि डज को उठाकर सब्जेक्ट यानी नाउन से पहले रखना है, और नोट भी उसके बाद में है, तो ये डज और नोट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बीच में सब्जेक्ट यहां पर आ जाता है। ये हमेशा, ये हर टेंस में, हर काल में आपके सामने यही होगा। देखिए ध्यान से, तो डज सीता नोट, उसके बाद में डज सीता नोट गो टू स्कूल, तो देखिए आपके सामने वाक्य कंप्लीट हो गया, डज सीता नोट गो टू स्कूल। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सेंटेंस जो हमारे सामने आया है ये प्लूरल का सेंटेंस है, वे अपना पाठ याद करते हैं, वे अपना पाठ याद नहीं करते, ये साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है, ये नेगेटिव है, वे अपना पाठ याद नहीं करते, क्या वे अपना पाठ याद करते हैं, क्या वे अपना पाठ याद नहीं करते। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम चारों को हल करके देखेंगे, इनकी इंग्लिश में इसको चेंज करके देखते हैं कैसे इसको हम चेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने आता है वे अपना पाठ याद करते हैं, तो याद करना क्या होती है, वर्ब याद करना, लर्न। तो हमारे सामने आया दे लर्न देयर लेसन। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से आप देखेंगे और बताएंगे कि ये दे जो है क्या ये प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन नहीं है, यस। दूसरा, ये लर्न जो है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यस। देयर माने उनका, यानी बहुवचन के लिए दे के लिए देयर, गर्ल्स के लिए देयर, बॉयज के लिए देयर, क्योंकि वो ज्यादा होते हैं तो ज्यादा के लिए प्लूरल जो सर्वनाम जो होता है वो देयर होता है, प्रोनाउन जिसे हम बोलते हैं, और लेसन होता है पाठ, तो दे लर्न देयर लेसन। अब सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे दे लर्न देयर लेसन। अब उसके बाद में अगला, दे डू नॉट लर्न देयर लेसन, दे डू नॉट लर्न देयर लेसन। देखिए
यानी दे के लिए, यानी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब डू का। तो डू नॉट लर्न देयर लेसन, यहां देखिए लर्न के साथ SEIS तो नहीं लगे, क्योंकि वो सिर्फ सिंगुलर कर्ता, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के सिर्फ सिंपल वाक्यों में, साधारण वाक्यों में ही SEIS का प्रयोग होता है और कहीं पर नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है। दे डू नॉट लर्न देयर लेसन, इसका हमने नेगेटिव वाक्य भी अच्छी तरह से कर लिया। देखिए अब उसके बाद में आता है क्या वे अपना पाठ याद करते हैं? तो डू देखिए आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब, जो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है डू, वो डू सब्जेक्ट यानी दे से पहले आ गया। ये देखिए दे से पहले ये आ गया डू दे। तो फिर उसके बाद में क्या वे अपना पाठ याद करते हैं? तो डू दे लर्न देयर लेसन। देखिए डू दे लर्न देयर लेसन, डू आगे आ गया। उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट आपके उसके तुरंत बाद है, फिर लर्न वर्ब है, देयर सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है, लेसन पाठ। क्या वे अपना पाठ याद करते हैं? डू दे लर्न देयर लेसन। उसके बाद में अगला आता है क्या वे अपना पाठ याद नहीं करते? तो क्या वे अपना पाठ याद नहीं करते? तो डू दे नोट। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट बीच में आ गया और डू दे नोट लर्न देयर लेसन, डू दे नॉट लर्न देयर लेसन। तो देखिए इस तरह से ये वाक्य हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। डू दे नॉट लर्न देयर लेसन, आपके सामने है सेंटेंस को देखिए ध्यान से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन वाक्यों को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब ये वाक्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये वाक्य जो है आप ध्यान से देखिए। इसमें कहता है सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो यूनिवर्सल बात है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। 5 और 5 10 होते हैं, तो ये भी सच्ची बात है कि 5 और 5 10 होते हैं। चंद्रमा आकाश में चमकता है, तो ये चमकता ही है, सच्ची बात है। दिल्ली भारत के उत्तर में है, तो है, ये तो सच्ची बात है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये असरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका हमें याद रखना है कि ये सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साधारण वाक्यों में, सिंपल वाक्यों में असरेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का प्रयोग होता है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं पहले कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, इसका हम सेंटेंस बनाते हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो देखिए द सन, अब आप कहेंगे कि सन के साथ दी क्यों लगा दिया सर? वो इसलिए लगा दिया कि जो भी संसार में यूनिक चीज होती है, यूनिक यानी अकेली वस्तु जिसका कोई सान ही नहीं है। अगर हम पृथ्वी कहें तो एक ही तो है, अगर हम मंगल कहें तो एक ही तो है। तो जो चीज यूनिक है उससे के नेम से पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा स्टूडेंट्स। तो द सन राइजेज, क्यों? क्योंकि सूरज एक है, सिंगुलर है। तो ये सिंपल वाक्य है, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट, ईस्ट दिशा है, और दिशा जो है, दिशा के नाम से पहले हमेशा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सबसे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो क्या बन जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजिज याद रखें, राइज नहीं, क्योंकि ये सूर्य सिंगुलर है, ये याद रहे। अब ये तो कहेंगे नहीं हम कि सूर्य पूर्व से उदय नहीं होता, वैसे कह सकते हो, आप कह सकते हो, लेकिन लगना तो वही है। द सन डज नॉट राइज, फिर राइजिज नहीं रहेगा, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ऐसे कह सकते हैं। डज सन राइज इन द ईस्ट, डज सन नॉट राइज इन द ईस्ट। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे वाक्य बनेंगे। तो इसी तरह से, लेकिन उसमें कहते नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है सूर्य पूर्व से उदय होता है। अब हम कहते हैं राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता, भाई नहीं भी जाए, क्या जाता है वो भी हो सकता है, और क्या नहीं जाता वो भी हो सकता है। तो इस तरह से सूर्य के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो कोई बात नहीं है। ये इसीलिए असरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए हम अगले में आते हैं, अगला है 5 और 5 10 होते हैं। तो देखिए 5 and 5 मेक, क्योंकि ये 5 बहुवचन है, प्लूरल है, इसमें मेक्स नहीं करेंगे। 5 and 5 मेक 10, देखिए ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद में आता है चंद्रमा आकाश में चमकता है, तो द मून साइंज, ये ध्यान रखे, द मून साइंस, क्योंकि चंद्रमा अकेला है, सिंगुलर है। और द सन क्यों है? क्योंकि वो यूनिक है। तो द सन साइंस इन द स्काई, और द स्काई क्यों लगा? स्काई, क्योंकि स्काई जो है वो यूनिक है, आकाश एक है। तो द सन साइंस इन द स्काई, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, दिल्ली भारत के उत्तर में है,
तो दिल्ली भारत के उत्तर में है, ये देखिए दिल्ली भारत के उत्तर में स्थित है। तो दिल्ली, दिल्ली देखिए, दिल्ली सिचुएटेड या लाइज भी कह सकते हैं हम, दिल्ली एक वचन है, ये देखिए दिल्ली लाइज, LIES का प्रयोग करेंगे हम। दिल्ली लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन द नहीं कहेंगे, इन द नॉर्थ। इन द नॉर्थ का मतलब ये थोड़ी है कि कोई कटोरा है जिसके अंदर वो है, ये एक दिशा है, दिशा की तरफ। देखो हकीकत में हम बोल रहे हैं दिल्ली भारत के उत्तर में स्थित है, हम बोल तो रहे हैं उत्तर में, लेकिन हकीकत में ये क्या है, सुनिए, दिल्ली भारत के उत्तर दिशा की ओर है, इसलिए यहां इंदा नहीं लगा सकते। हकीकत में हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ, आपने देखा भी होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होता है तो लिखा होता है कि अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला माना जाएगा। तो दिल्ली भारत के उत्तर में स्थित है, तो हम कहेंगे दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, या हम कहेंगे दिल्ली लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं दिल्ली इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, लेकिन हकीकत में सही वाक्य यही है, दिल्ली लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इस तरह से आज मैं अपने इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट चैप्टर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपसे तुरंत मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पे कमेंट करना न भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलता हूं नेक्स्ट लेसन।